ये लड़की साउथ ईस्ट एशिया की सबसे डेंजरस डीमन है। सिर्फ इसलिए क्योंकि 10 साल की उम्र में मैंने उसे सनफ्लावर ड्रॉ करना सिखाया था और एक बिस्किट दिया था जिससे वो उस सदने वाली दुनिया में अकेली रोशनी को पकड़ सकी। 17 साल बाद, उसके मास्टर के मारे जाने के बाद, उसने पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंडरग्राउंड एम्पायर पर अपना कब्जा कर लिया। तब से वो बेहद कोल्ड ब्लडेड और क्रूअल बन गई। लेकिन उसके रिंग फिंगर पर हमेशा एक प्लेन सिल्वर रिंग रहती थी। कोई नहीं जानता था कि वो आखिर किसका वेट कर रही है। तभी मैं अपने रूममेट के धोखे की वजह से एक्सीडेंटली साउथ ईस्ट एशिया के सबसे डार्क ऑक्शन हाउस में पहुंच गया, जहां मुझे किसी सामान की तरह स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया गया। ऑक्शनियर ने एक्साइटेड होकर चिल्लाकर कहा, अब पेश है आज रात की ग्रैंड फिनाले आइटम। बॉडी बिल्कुल हेल्दी है, ऑर्गन्स इंटैक्ट हैं और स्टार्टिंग प्राइस $5 लाख है। पर्दा हटते ही चारों तरफ की स्पॉटलाइट्स मेरे पले फेस पर पड़ी। मैं केज के बीच में घुटनों के बल बैठा था। ड्रग्स के इफेक्ट की वजह से मेरी बॉडी हल्की हल्का कांप रही थी। नीचे लोगों की बिडिंग की आवाज एकदम से बढ़ने लगी, लेकिन किसी ने भी यह नोटिस नहीं किया कि मेरे लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर वाली रिंग लाइट पड़ते ही चमकने लगी थी। सेकंड फ्लोर के वीआईपी बॉक्स के ग्लास के पीछे जियांग शू की आंखें एकदम से फट गईं। उसकी दुनिया उस मोमेंट पर पूरी तरह रुक गई। उसकी रोशनी को उसके ही जहन्नम में ओपन बिड पर बेचा जा रहा था। जियांग शू एकदम से खड़ी हो गई। बॉक्स का टेम्परेचर जैसे फ्रीजिंग पॉइंट पर चला गया। असिस्टेंट ने डर के मारे अपने बॉस को देखा, लेकिन जियांग शू कुछ नहीं बोली। बस स्टेज पर स्पॉटलाइट के नीचे बैठे उस आइटम के लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर को देखती रही। वहां से एक कोल्ड सिल्वर रिफ्लेक्शन आ रही थी। जियांग शू का पूरा ब्लड जैसे फ्रीज हो गया। उसकी आवाज इतनी लो और कोल्ड थी कि किसी को भी डर लग जाए। उसने कहा, स्क्रीन जूम करो। उसके आदमियों ने तुरंत सर्वेलेंस सिस्टम को कंट्रोल किया और एचडी कैमरा फास्ट जूम इन हुआ। स्क्रीन पर एक प्लेन सिल्वर रिंग साफ दिखाई दे रही है, जिस पर हल्का सा योंग जो लिखा हुआ था। वो उसकी मां की आखिरी निशानी थी, और वही चीज थी जो 17 साल पहले उसने अपने हाथों से मेरी रिंग फिंगर पर पहनाई थी। जियांग शू के हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास टूटकर चकनाचूर हो गया। ग्लास के पीसेस उसकी पाम में चुभ गए और खून बहने लगा, लेकिन उसे जैसे दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। उसकी नजर सिर्फ उस इंसान पर थी जो स्पॉटलाइट के नीचे घुटनों के बाल बैठा था। मैं इतना कमजोर हो चुका था कि मेरी कॉलर बोन बाहर दिख रही थी, जैसे अगले ही पाल स्किन को फाड़कर बाहर आ जाएगी। मेरी आंखें आउट ऑफ फोकस थीं। साफ पता चल रहा था कि मुझे ड्रग्स दिए गए हैं। नीचे गंदे हाथ कंटिन्यूसली बिडिंग बोर्ड उठा रहे थे। हर प्राइस टैग एक शार्प नाइफ की तरह उसके सब्र को कट रहा था। जिस रोशनी का वो 17 साल से वेट कर रही थी, उसे उसके ही ऑक्शन स्टेज पर और उसके ही जहन्नम में बेचा जा रहा था। ऑक्शनीर अभी भी एक्साइटेड होकर चिल्ला रहा था, $35 लाख, क्या कोई और है? ये जेंटलमैन तो। तभी एक गोली की आवाज गूंजी। ऑक्शनीर का सर पीछे की तरफ झुक गया और पूरा ऑक्शन हॉल एक सेकंड में बिल्कुल साइलेंट हो गया। सभी लोग डर कर सेकंड फ्लोर की तरफ देखने लगे। वहां एक सिल्वर मास्क पहने हुई औरत खड़ी थी। उसने धीरे से गन नीचे की। उसके हाथ में अभी भी टूटे हुए ग्लास का पीस था। पता करो ये किसने किया है। जियांग शू ने अपने दांत पीस कर ये वर्ड्स कहे। ली वांग का चेहरा डर के मारे पीला पड़ चुका था। उसने अपने बॉस को कभी ऐसे रूप में नहीं देखा था। वो किसी को मारने नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करने जैसे मूड में थी। एक को भी मत छोड़ना। जियांग शू की आवाज इतनी हल्की थी, पर सभी को जहन्नम का एहसास करा रही थी। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई ट्रायल नहीं, बस स्लॉटर होने वाला था। ऑक्शन हॉल के सभी एग्जिट्स पर आयरन गेट्स गिरा दिए गए। जियांग शू की प्राइवेट फोर्स हर रास्ते से अंदर घुस गई। उनकी गन्स का निशाना वहां खड़े हर गेस्ट पर था। छिकने की, जान की भीख मांगने की और रोने की आवाजें चारों तरफ से आने लगीं। लेकिन जियांग शू को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ स्टेज पर बैठो 5 होला था। वो धीरे धीरे स्टेयर से नीचे उतरी, जैसे कोई वाइल्ड बीस्ट अपने प्रे की तरफ बढ़ रहा हो। उसने किसी को भी बचने का चांस नहीं दिया।
फ्लोर पर खून फैलता चला गया, जैसे उसके मेरे पास आने के लिए एक रेड कारपेट बिछा दिया गया हो। आखिरी गेस्ट के खून में गिरने तक पूरे ऑक्शन हॉल में सिर्फ गोली की आवाजें गूंज रही थी और खून की स्मेल फैल चुकी थी। मैं केज में घुटनों के बाल बैठा था। एनेस्थीसिया की वजह से मेरा माइंड स्लो हो चुका था। कंटिन्यूअस फायरिंग ने मेरे ब्लरी माइंड को और कंफ्यूज कर दिया। मुझे धुंधला सा एक सिल्वर मास्क पहने हुआ टॉल फिगर दिखाई दिया जो मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसका प्रोफेशनल सूट खून से भरा था और लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर पर सिल्वर रिंग कोल्ड लाइट रिफ्लेक्ट कर रही थी। वो रिंग बिल्कुल मेरी रिंग जैसी थी। औरत मेरे सामने घुटनों के बाल बैठ गई। उसने अपने खून से साने हाथों से धीरे से मेरे चेहरे को छुआ। मेरा योंगजो जियांग शुए की आवाज इतनी टूट चुकी थी जैसे किसी ने हजारों माइल्स डेजर्ट में चलने के बाद आखिरकार ओएसिस देख लिया हो। आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। उसने कांपते हुए फिंगर्स आगे बढ़ाए और मेरी रिंग वाली फिंगर को धीरे से टच किया। फिर उसने अपना सर झुकाकर अपना फोरहेड मेरे हाथ के पीछे धीरे से रखा। तुम कौन हो? मैं इंस्टिंक्टिवली पीछे हटने लगा। मेरी आंखों में सिर्फ फियर और अनफेमिलियरिटी थी। उसने धीरे से अपना सिल्वर मास्क उतारा। उसकी लेफ्ट आई के पास एक हल्का सा पुराना स्कार था। ये वही आईज थीं जो मेरे सपनों में बार बार आती थी। क्या तुम्हें मैं याद हूं? मैं ब्लैंकली अपना सर नो में हिलाने लगा और पीछे हटने की कोशिश करने लगा। जियांग शुए एक सेकंड के लिए वहीं फ्रीज हो गई। उसने साफ देखा कि मेरी आंखों में उसके लिए डर था, रिजेक्शन था, और उसे यह एहसास हुआ कि मैं उसे पूरी तरह भूल चुका हूं। यह कड़वा सच जियांग शुए के दिल को बुरी तरह तोड़ रहा था। उसने मेरा लेफ्ट हैंड पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुरंत अपनी फिंगर्स टाइट कर ली। मुझे मत छुओ। मेरी आवाज बहुत वीक थी, पर उसमें स्टबर्ननेस था। यह मुझे किसी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन ने दिया है। जियांग शुए का दिल यह सुनकर और टूट गया। मुझे अब भी याद था कि यह रिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं वो इंसान भूल गया था जिसने ये रिंग मुझे दी थी। कोई बात नहीं, उसने मेरी कांपते हुई बॉडी को धीरे से हक किया। मैं तुम्हें धीरे धीरे सब याद दिला दूंगी। वो मुझे सब कुछ याद दिलाकर रहेगी, चाहे उसके लिए सबसे एक्सट्रीम तरीका ही क्यों ना उसे करना पड़े। ऑक्शन हॉल से बाहर निकलते ही ली वैंग अपनी कार्स के साथ दूर पर वेट कर रही थी। अपने बॉस के आर्म्स में मुझे देखकर ली वांग की आंखें फट गईं। वो रिंग अभी भी मेरे हाथ में थी। बॉस, जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, जियांग शुए ने उसे कोल्ड वॉइस में रोक दिया। जियांग शुए ने मुझे कार की बैक सीट पर धीरे से बिठाया। उसकी आवाज लो और डेंजरस थी। पता करो इसे यहां कौन लाया था और उन सभी लोगों को ढूंढो जो इसमें इन्वॉल्व थे। उसने पीछे मुड़कर उस खून से भरे ऑक्शन हॉल को देखा। उसके फेस पर एक क्रूअल स्माइल थी। उन्हें इतनी आसानी से मत मारने देना। अनकॉन्शियसनेस में मैं धीरे से उसका नाम पुकारने लगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे होल्ड करने वाला इंसान कौन है। मैं उसके आर्म्स में था। मेरी बॉडी बहुत होत थी। मेरे पाल लिप्स धीरे से कांप रहे थे और मैं अनकॉन्शियस स्टेट में कह रहा था, दीदी, मुझे बचाओ। मेरी आवाज इतनी हल्की थी पर उसके दिल पर एक शार्प नाइफ की तरह लगी। उसने मुझे और टाइट हक कर लिया, जैसे मुझे उस नाइटमेयर से बाहर निकालना चाहती हो। लेकिन मेरा बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई था। मेरी आई लैशेस कांप रही थी, जैसे मैं किसी बहुत बुरे ड्रीम में फंसा हुआ था। नहीं, मुझे मत छुओ। मैं सडनली बहुत ट्राई करने लगा। मेरे फिंगर्स ने जियांग शुए की शर्ट को टाइट पकड़ लिया। मेरे नेल्स उसकी स्किन में चुभ रहे थे। उठो। जियांग शुए ने धीरे से मेरे चीक को टच किया। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा जेंटल थी। हम घर आ गए हैं। लेकिन मैं कुछ सुन नहीं पा रहा था। मैं अभी भी ऑक्शन हॉल के डर में फंसा था। प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरे टीयर्स मेरे चीक से गिरने लगे और क्वाइटली जियांग शुए की फिंगर्स में एब्जॉर्ब होने लगे। शुए दीदी, तुम कहां हो? जियांग शुए की ब्रेथ एक सेकंड के लिए रुक गई। मैं अभी भी उसका नाम याद रखता था। मेरी सबसे कंफ्यूज्ड स्टेट में भी मैं उसी का नाम ले रहा था। कुछ ही देर में मेरी कंडीशन बहुत खराब होने लगी। मेरी पूरी बॉडी अनकंट्रोलेबली ट्विच करने लगी। डॉक्टर को बुलाओ। जियांग शुए मैन बिल्डिंग की तरफ भागी। उसकी आवाज में एक स्ट्रेंज पैनिक था। सर्वेंट्स डर के मारे इधर उधर भागने लगे। पूरी मैंशन लाइट से चमक उठी।
जियांग शुए ने मुझे मास्टर बेडरूम के